चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे दीनू काका नामक चैप्टर हम लोग कर रहे थे और अभी तक हम लोगों ने देखा था कि एक सेठ के द्वारा जो उनका मकान मालिक था उन्हें धमकी दी जाती है घर खाली करने की और दीनू काका बहुत ही परेशान हैं। उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, वे बिल्कुल अकेले थे और जो कुछ भी था उनका इस सोसाइटी से ही वे सिर्फ जुड़े हुए थे। उनका सब कुछ इस सोसाइटी के अंदर ही था, यानी कि वे यहीं पर रहते थे, यहीं पर काम करते थे, यहीं के लोगों के बीच वे अपना सारा समय बिताते थे। अब हम लोग देखते हैं 2 सितंबर और 3 सितंबर का बीत चुका है। अगला दिन होता है 4 सितंबर। तो लेखक ने यहाँ फिर से पहले डेट दिया है जैसा कि डायरी लेखन में किया जाता है और उसके बाद उस 4 सितंबर को क्या क्या घटित होगा उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो 4 सितंबर को लेखक बताते हैं कि आज दीनू काका दोपहर के समय अपने घर के बाहर चारपाई पर लेटे हुए थे। ऋषभ और श्रुति का घर वहीं था, इसलिए वे दीनू काका के साथ होने वाली हर घटना पर नजर रखे हुए थे। तभी वह सेठ अपनी कार से वहां आया। उसने अपने फ्लैट का एक छोटा सा कमरा दीनू काका को दिया हुआ था। उसी छोटे कमरे में दीनू काका रहते थे और उसके घर की देखभाल भी करते थे। वह सेठ उन पर गुस्से से चिल्लाने लगा। ऋषभ ने जल्दी से हम सबको बुला लिया। सेठ के साथ 2 आदमी भी आए हुए थे। उन्होंने दीनू काका का सामान घर से बाहर निकालना शुरू कर दिया। मैं तुरंत हमारी सोसाइटी के प्रधान बंसल अंकल को बुलाने चल दिया। प्रधान यानी कि जो सोसाइटी के जो मुखिया थे उनके घर उनको बुलाने के लिए जो बंसल अंकल उनके सोसाइटी के प्रधान थे और इनको लेखक को लगा कि उन्हें बुलाना आवश्यक है, इसलिए वे बुलाने चल दिए। अंकल पहले मना करते रहे। वे अंकल मना कर रहे थे क्या, क्योंकि वे दूसरे की बातों में शायद पड़ना नहीं चाहते थे और इसलिए वे मना कर रहे थे, लेकिन काफ़ी बोलने पर मुश्किल से वे वहाँ चलने को राजी हुए। अंकल ने उस सेठ से बात की तो वह उसी गुस्से से बोला, जनाब, मुझे अपने पैसे से मतलब है। मुझे नहीं पता कि कहाँ जाएंगे। आप भी बच्चों की बातों में आ गए। चलो बच्चों, यहाँ से जाओ। ऋषभ ने हिम्मत दिखाई और बोला, अंकल, आपका कितना किराया है? क्यों, क्या तुम दोगे? गुर्राते हुए सेठ ने कहा। अगर संभव हुआ तो कोशिश करेंगे, लेकिन आप हमारे दीनू काका को घर से ना निकालो। निशी बोली। अंकल प्लीज देखो ना, ये कितने बूढ़े हैं और इनका तो कोई भी नहीं है। ये हमारे बगीचे की कितनी अच्छी देखभाल करते हैं। मैंने भी निशी का साथ दिया। तभी पास पड़ोसी एकत्रित होने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि धमकी दे करके गया था और दीनू काका काफ़ी परेशान थे, लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 4 सितंबर को वो सेठ दोबारा वापस आता है और 2 आदमियों को भी साथ लेकर के आता है और दोपहर के समय आता है जब सभी लोग काम करके थके हुए होते हैं या अपने अपने घरों में रहते हैं और दीनू काका भी उस समय दोपहर में अपने घर के बाहर चारपाई पर लेट करके आराम कर रहे हैं। उसी समय ऋषभ और श्रुति, ये दोनों जो उनके दोस्त थे लेखक के, वे दोनों दीनू काका के घर के पास ही में रहते थे और उन पर हर घटना पर नजर रखते थे। और तभी उन लोगों ने देखा कि 2 आदमी को लेकर के सेठ आया अपनी गाड़ी से और वे दोनों
वे सभी नीचे उतरते हैं और दीनू काका पर चिल्लाने लगता है सेठ, और साथ ही साथ वे दोनों आदमी घर से सामान हटाने लगते हैं। तो जल्दी से ऋषभ इन लोगों को बुलाता है, सभी दोस्तों को एकत्र करता है। एकत्रित होने के बाद जो लेखक अपने मुखिया को यानी प्रधान, सोसाइटी के जो प्रधान है बंसल अंकल के वो बुलाने वो चले जाते हैं। काफ़ी मनाने के बाद बंसल अंकल आने को तैयार होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के झगड़ों में पड़ना नहीं चाहते होंगे, लेकिन फिर भी बाद में बच्चों के कहने पर वे आते हैं। और जब सेठ से बात करते हैं तो उनकी बात का भी उस सेठ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसे अपने पैसे से मतलब है और वो साफ कहता है कि मुझे अपने पैसे से मतलब है और मुझको ये नहीं पता कि ये बूढ़े हैं तो कहाँ जाएंगे या क्या करेंगे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अंत में वो बंसल अंकल को यह भी कह देता है कि आप भी बच्चों की बातों में आ गए हैं, और बच्चों को वो भगाने की वहां से कोशिश भी करता है। तब ऋषभ हिम्मत दिखाता है और उनके किराए के बारे में पूछता है। काफी कोशिश करने के बाद वे उसे समझाने की कोशिश करते हैं सभी। निशी भी बोलती है और ऋषभ भी बोलता है, लेकिन अभी प्लस लेखक भी यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद अभी तक सेठ को उनकी बात समझ में नहीं आती। वो नहीं चाहता है, उनकी बातों को समझना नहीं चाहता है।